बच्चों, आज हम नेर्नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेर्नस्ट्स इक्वेशन, नेर्नस्ट समीकरण। आपने इससे पहले देखा था कि जैसे जो डेनियल सेल था उसमें अगर हम देखें कि ये हमने एक बीकर ले लिया और इसमें हमने ये इलेक्ट्रोड लगा दिया। अगर हम बात करें कैथोड की, जहाँ पर अपचयन होता है, इसमें हमने ये कॉपर की रोड लगाई थी कैथोड के लिए, और ये हमने इसमें विद्युत अपघट्य भरा था कॉपर सल्फेट का। आप देखिए, ये जो विद्युत अपघट्य था इसमें इधर से हमने लवण सेतु लगाया था, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ था। तो ये हमारा कैथोड वाला भाग है। तो देखिए, इसमें जैसे ही ये जो कॉपर सल्फेट है ये आयनाइज्ड होता है, आयनीकृत होता है, तो इससे हमें कॉपर आयन प्राप्त होते हैं। और ये कॉपर आयन जो है, जैसे ही एनोड से इस रोड के पास इलेक्ट्रॉन आता है, तो वैसे ही ये कॉपर आयन इस कैथोड की ओर दौड़ करके जाता है। अब आपने देखा कि जैसे ये जो रोड है इस पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये धनायन इधर जाता है, ऊपर से कैथोड को इलेक्ट्रॉन ऋणायन के रूप में प्राप्त होता है। अब आप देखिए, जैसे ये इसके पास जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है यहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि जैसे ही कॉपर इसके पास आता है तो इस विलयन के अंदर इस इलेक्ट्रोड और विलयन के आयन के बीच में एक पृथककारी आवेश की, एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ धनायन कॉपर आयन, पृथक्करण आवेश का पृथक्करण विभाजन होता है यहाँ पे। और ये एक दूसरे पर आकर्षित होकर के यहाँ कॉपर परमाणु जो है वो कॉपर +2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर परमाणु के रूप में निक्षेपित हो जाता है, डिपॉजिट हो गया, ये निक्षेपित हो गया। अब आप देखिए, ये कॉपर आयन जो है कब तक दौड़ता रहेगा रोड की ओर? विलयन से निकलता रहेगा, विलयन से प्राप्त होता रहेगा और इस कैथोड की ओर दौड़ता रहेगा। कहने का मतलब है कि इस छड़ के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस विद्युत अपघट्य में, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉपर आयन की सांद्रता जो है वो स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में बहुत अधिक होती है और धीरे धीरे कॉपर आयन की सांद्रता जो है वो घटती जाती है। घटती जाएगी तो इस इलेक्ट्रोड और इस विलयन के बीच में जो एक विभव क्रिएट होता है, विभव बनता है, वो घटता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेनियल सेल था उस डेनियल सेल में जो हमें विभव प्राप्त होता है उस विभव का मान जो है वो इस कॉपर आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। वैसे ही बात करें एनोड की, तो एनोड के अंदर जो था वो आपके लेफ्ट साइड में जिंक की रोड थी डेनियल सेल में, और जिंक की रोड से आपको जो है जिंक आयन प्राप्त हो रहे थे, जिंक आयन छोड़ रही थी ये रोड। और इसमें लवण सेतु इस तरह से था, मैंने पूरा नहीं बनाया, 2 भागों में आपको समझाने के लिए एनोड और कैथोड अलग अलग दिखाया है। और इसमें जो विद्युत अपघट्य था वो आपका जिंक सल्फेट था। अब जिंक आयन की इसमें सांद्रता बढ़ती जाती है और इस रोड से ऊपर जो है जिंक आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता रहता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड पर पहुंचता है। इसका मतलब यहाँ भी एक आवेश के पृथक्करण की विभाजन पृथक्कारी परत पैदा हो जाती है और यहाँ भी एक इस एनोड इलेक्ट्रोड का विभव क्रिएट हो जाता है, जो इस एनोड इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड का विभव कहलाता है। यहाँ कैथोड का विभव उत्पन्न होता है, यहाँ एनोड का विभव उत्पन्न होता है।
तो आप समझ गए कि सीधी सी बात है, इधर कैथोड का विभव इस कॉपर आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है और एनोड का विभव इस जिंक आयन पर निर्भर करता है। एक चीज समझिए कि ये जो विद्युत अपघट्य है जिसमें जिंक सल्फेट है, इससे भी जिंक आयन क्रिएट हो रहे हैं और इधर ये जिंक आयन एक दूसरे को धीरे धीरे जैसे जैसे जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, यहां पर इस इलेक्ट्रोड का विभव घटता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है, इधर जिंक आयन और इधर कॉपर दोनों की मात्रा जो है इस सेल द्वारा प्राप्त होने वाले विद्युत विभव को सीधा प्रभावित करती है। अब देखिए इस सांद्रता पर जो है सीधा का सीधा इस सेल का विभव निर्भर करता है। अब आप समझ गए होंगे कि नेनस्ट महोदय जी ने यही बताया था कि इस सांद्रता कॉपर और जिंक आयनों की सांद्रता में परिवर्तन के साथ हम किसी सेल का विभव कैसे ज्ञात करें, तो वो ही समीकरण जो है नेनस्ट की समीकरण कहलाती है। तो आइए हम एक जनरल डैनियल सेल को ही उदाहरण के रूप में लेकर के नेनस्ट की समीकरण को समझते हैं। तो अब आप देखिएगा, सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रोड है मेटल का बना और ये इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड का जो हम विभव जो है वो SHE के सापेक्ष नापते हैं। यदि किसी इस इलेक्ट्रोड का विभव, मान लीजिए मैं इसको एक बीकर में फिट कर देता हूं, इसके विद्युत अपघट्य के अंदर ये मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया और इस इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य में मैंने डुबो दिया। ये मेटल M का बना है और अब देखिएगा ये विद्युत अपघट्य भी M मेटल आयन का ही कोई विद्युत अपघट्य है। अगर ये कॉपर की छड़ होती तो ये कॉपर सल्फेट ले लेते, मान लेते हैं ये कॉपर सल्फेट भर दिया इसमें, यहाँ पृथककारी विभव की परत उत्पन्न होगी। तो ये जो मेटल आयन है ये अपचयन के रूप में देखें तो ये N इलेक्ट्रॉन गेन करके निक्षेपित हो जाता है मेटल आयन, यानी जैसे कॉपर आयन जो है इस पर दौड़ करके जाता है तो ये निक्षेपित हो गया कॉपर परमाणु के रूप में, धातु इस परत पर कैथोड पर जमा होता जाएगा। अब देखिए इस आयन की सांद्रता के संदर्भ में, अब देखिए अगर हम इस इलेक्ट्रोड का विभव 298 यानी 298 केल्विन टेम्परेचर और इस विद्युत अपघट्य की सांद्रता अगर 1 मोल लेते हैं, मोल पर लीटर लेते हैं, तब ये जो इसका इलेक्ट्रोड का विभव होगा वो मानक अपचयन विभव कहलाएगा, मानक अपचयन विभव कहलाएगा। और ये वही मानक अपचयन विभव है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक सीरीज जो श्रेणी जो बनाई गई है सभी धातुओं की, वो उस मान के बराबर होगा। लेकिन अगर हम इस विद्युत अपघट्य की सांद्रता को बदल देते हैं, कोई भी सांद्रता ले लें, 2 मोल 3 मोल 4 मोल, यानी सांद्रता बदलने पर इस कॉपर का, अगर इसका जैसे कॉपर का एग्जाम्पल ले हम, तो कॉपर का अगर 1 मोल पर लीटर अगर हम विद्युत अपघट्य की सांद्रता लेते हैं और 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, देन इस इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव है वो प्लस 0.34 वोल्ट होता है कॉपर का। ये इसका मानक अपचयन विभव है। तो सोचिए कि क्या यहां पर हम विद्युत अपघट्य की सांद्रता को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो क्या इसका मानक अपचयन विभव यही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एनी कंसंट्रेशन, इससे अगर सांद्रता को बदलोगे आप तो इसका विभव भी बदल जाएगा इलेक्ट्रोड का। इसका मतलब नेनस्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ये तो मानक अपचयन विभव है, लेकिन जैसे जैसे हम सांद्रता को बदलते हैं इसमें विद्युत अपघट्य की, वैसे वैसे इसका अपचयन विभव, तब मानक शब्द नहीं लगाएंगे क्योंकि मानक तो 1 मोल पर लीटर पर ही लगाएंगे।
अब मैंने कहा कि इसका अपचयन विभव जो है वो बदल जाएगा, और वो किस प्रकार बदलता है। जैसे कॉपर की जगह मान लो ये मेटल का हमने एक रिएक्शन ले लिया अपचयन का, और इसके लिए नेनस्ट ने एक समीकरण लिखी। उसने कहा कि भाई यहाँ जो ये इलेक्ट्रोड है और इसका जो विभव है वो किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले तो आप इसका मानक अपचयन विभव ज्ञात कीजिए, जिसको हम ई नोट से इंडिकेट करेंगे। चलो भाई हम ई नोट से इंडिकेट कर लेते हैं, यानी 298 केल्विन पर और 1 मोल पर लीटर पर, ये हमने इसका ज्ञात कर लिया। फिर हम क्या करते हैं कि इसके, ये नेनस्ट ने दिया था इक्वेशन जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि भाई मानक अपचयन विभव में से ये एक मान, एक राशि बनती है यहाँ पे, जिसको घटाने पर जो है ये राशि क्या है, आर टी। आर यहाँ गैस नियतांक है, टी यहाँ केल्विन में टेम्परेचर है, एन जो है उस सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कॉपर के संदर्भ में यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं तो एन का वैल्यू 2 होगा। और एफ जो है वो कूलाम पर मोल, यानी किसी एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, फेराडे। एफ यहाँ पे फेराडे है, और यहाँ पे मैं एक टर्म लिया है नेचुरल लॉग एल एन, और अभिकारक उत्पाद की सांद्रता यानी एम एस, और अभिकारक की सांद्रता एम एन प्लस। अभिकारक की सांद्रता एम एन प्लस। ये इक्वेशन जो है वो नेनस्ट ने कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रोड के लिए उसके मानक अपचयन विभव में से ये इतनी भौतिक राशि जो बनती है वो अगर माइनस कर दें तो उस इलेक्ट्रोड का किसी भी सांद्रता, उस आयन की सांद्रता पर उस इलेक्ट्रोड का विभव बन जाता है। ये अपने आप में एक नेनस्ट इक्वेशन है। अब हम इस नेनस्ट इक्वेशन को डैनियल सेल के लिए लागू करके देखेंगे, और इस नेनस्ट इक्वेशन में हम आर का, टी का, एफ का मान रखेंगे और नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट, लॉग 10 बेस पर कन्वर्ट करके देखेंगे कि यह समीकरण क्या बन जाता है। तो देखिए मैं इस इक्वेशन को अब आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे लेता हूं। आपने देखा कि चलो हम डैनियल सेल के लिए लेते हैं, और डैनियल सेल में आपने देखा कि कैथोड के लिए देखें, कैथोड पर क्या परिवर्तन होता है कॉपर के लिए। तो ये ई मैं लेता हूँ इलेक्ट्रोड का विभव Cu और Cu+2 इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, देन ये इसका मैंने ले लिया मानक अपचयन विभव कॉपर के लिए, और इसमें से ये टर्म घटा देता हूँ आर टी अपॉन एन एफ, और नेचुरल लॉग कॉपर का उत्पाद हुआ धातु निक्षेपित, ये निक्षेपित धातु है, और ये कॉपर का आयन है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचित हो जाता है। अब देखिए, और आप जानते हैं इसका वैल्यू जो है किसी भी धातु की सांद्रता की वैल्यू जो है 1 होती है। तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 1 पुट कर सकते हो आप, और इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो 2.303 नेचुरल लॉग की वैल्यू रख करके। देन ये इक्वेशन हो जाएगा आपका Cu+2, ये आपका इलेक्ट्रोड का विभव बन गया, और ये मानक अपचयन विभव है उसी इलेक्ट्रोड का, यानी किसका, कॉपर का। और इसमें से आप मान वैल्यू रख दीजिए, यहाँ हम 2.303 नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, और R का वैल्यू जो है वो 8.314 जूल केल्विन पर मोल। R का वैल्यू क्या होता है, 8.314 जूल केल्विन पर मोल, और इंटू टी का वैल्यू हम 298 केल्विन रख देते हैं, और एन को एन ही रहने देते हैं, और फेराडे का वैल्यू जो है 96500 कूलाम
96,500 कूलाम पर मोल, ये वैल्यू फिक्स है फेराडे की। और इसको अब हम ये वैल्यू रख दी नेचुरल लॉग के बेस पर, तो ये log 10 बेस पर ये इसकी वैल्यू 1, और ये हो गया कॉपर आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन, एनी कंसंट्रेशन। अब ये सारा टर्म्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टर्म्स अगर सॉल्व करते हैं, देन ये क्या बन जाता है, ECU प्लस 2 इज इक्वल टू मानक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव माइनस ये हो जाता है 0.0591 अपॉन n और log 1 बाई कंसंट्रेशन कॉपर इलेक्ट्रोलाइट की, कॉपर आयन की इलेक्ट्रोलाइट की। ये इक्वेशन बन गई, ये कैथोड के लिए बन गई। इन द सेम वे एनोड के लिए अगर इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी, इसको नोट करते जाइएगा। एनोड के लिए ये बनेगी फॉर एनोड, लेफ्ट साइड में जिसको यूज करते हैं, और एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो ई जिंक के लिए लेंगे हम, जिंक आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और ये इसका मानक अपचयन विभव लिया हमने जिंक का, और इसमें से वही टर्म माइनस कर देते हैं 0.0591 अपॉन n, इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 होंगे, और ये हमने log ले लिया, और उत्पाद जिंक धातु का वैल्यू 1 होगा तो 1 कर देते हैं, और अपॉन ये कंसंट्रेशन हम लेते हैं जिंक आयन की। आपको पता है एनोड पे यही रिएक्शन होता है, जिंक जो है वो जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये एनोड का रिएक्शन था। अब देखिए ये आपका एनोड का इलेक्ट्रोड का एनी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इलेक्ट्रोलाइट पर जो है इलेक्ट्रोड का विभव बन गया। अब दोनों का सेल विभव, दोनों मान लीजिए जोड़ करके हमने डेनियल सेल बना लिया, तो डेनियल सेल बना लिया तो ई सेल क्या बनेगा, एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द जिंक रोड एंड कॉपर रोड, तो देन क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, देखिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही फॉर्मूला था। कैथोड वाले में से एनोड वाली रोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस कर देते हैं तो हमें उस कंबाइंड कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड कंप्लीट सेल का विभव ईएमएफ प्राप्त हो जाता है। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ आप कैथोड का वैल्यू क्या था, कैथोड कौन था, कॉपर था, तो कॉपर का वैल्यू ये था ई नोट कॉपर आयन माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन Cu प्लस 2 कॉपर आयन, ये ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, और माइनस अब एनोड वाला वैल्यू रख देता हूँ, ई नोट जिंक आयन माइनस 0.0591 अपॉन n, और log ये हो गई आपकी जिंक आयन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, ब्रैकेट बंद। आपको पता है इस ब्रैकेट को आप खोल लीजिए, खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर ये ई नोट कैथोड का और ये ई नोट एनोड का, ये माइनस बनेगा, माइनस माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस जो है वो मानक अपचयन विभव का अंतर बन जाएगा। तो उस मानक अपचयन विभव का अंतर को हम सेल का मानक अपचयन विभव कह देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, सेल का मानक अपचयन विभव अंतर, ये आगे सॉल्व करने पर ई सेल बराबर, ये लिया हमने मानक ये जिंक का और कैथोड का और एनोड का, दोनों का इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन के विभव का अंतर उस सेल का मानक अपचयन विभव बन गया। अब माइनस, अगर आगे की टर्म को इसको सॉल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा 0.0591 कॉमन आ गया, n आ गया और ये log आ गया, और ये लिया आपने कॉपर आयन की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई और जिंक आयन की कंसंट्रेशन ये आ गई। तो आपका ये इक्वेशन बन जाता है। इट मीन्स इस टर्म को देखिए, देखो नेनस्ट ने क्या बोला कि डेनियल सेल का जो विभव है एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइट एट कैथोड एंड एनी कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक आयन
नहीं नहीं नहीं, आप देखिए इसमें आपका, हाँ जिंक आयन इस पर जो है डिपेंड करता है। अब ये आपने देखा कि कैथोड और एनोड का जो नेनेस्ट इक्वेशन है जिंक और कॉपर आयन के संदर्भ में, हम ये जो माइनस साइन था ना, इसको आप जानते हो उल्टा करेंगे तो ये जिंक आना चाहिए, जिंक +2 और ये कॉपर +2, सॉरी, क्योंकि अगर फॉर्मूले को पूरा हल करोगे तो ये जिंक आयन ऊपर आएगा और कॉपर अलग आएगा। क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे log a/b होता है तो ये log a - log b होता है, और ये दोनों का अंतर था इसलिए ये जिंक ऊपर आ गया और कॉपर इस फॉर्मूले से। तो देखिए ये इससे क्या पता लग रहा है कि ये जिंक आयन की सांद्रता और कॉपर आयन की सांद्रता जो अपने अपनी इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता है, एट एनी कंसंट्रेशन पर किसी भी सेल का विभव का मान क्या होगा, ये जो है डेनियल सेल के लिए नेनेस्ट इक्वेशन है। तो इस तरह से अगर एक जनरलाइज इक्वेशन के लिए देखें हम, जैसे मान लीजिए एक ए और बी दो रिएक्टेंट है और दोनों जो है सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं, देन अगर इस जनरल इक्वेशन के लिए अगर ये रेडॉक्स सिस्टम है तो इसके लिए ई सेल क्या बनेगा, इसके लिए ई सेल जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये बनेगा ई नोट सेल का -0.0591 अपॉन एन और log कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और यहाँ रिएक्टेंट ए और बी है, प्रोडक्ट सी और डी है, इट मीन्स ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 अपॉन एन और log ये आपका प्रोडक्ट सी की पावर सी और डी की पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये एक जनरल इक्वेशन बन गया किसी भी एनी रिएक्शन के लिए एट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये था आपका नेनेस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट पीरियड में हम जो है इनके न्यूमेरिकल देखेंगे, जो नेनेस्ट इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल थे, इसको आप रिवाइज कीजिएगा और याद कीजिएगा।